Good morning, everyone. So, we are going to start the science class, and for this, firstly, we are going to revise previous one and answer these questions. ये आप अपने internal notebook में भी लिख सकते हो. Who discovered the cell? Then what did he observe and how he observed? ठीक है. You have to write about microscope, you have to write about honeycomb like structure. Then what did he observe? Firstly, what he had taken, उसने क्या लिया था, फिर उसने उसको माइक्रोस्कोप में देखकर कैसे स्ट्रक्चर्स उसको दिखाई दिए थे. Then why he named them cell. Fine. Then different types of cell, or you can say that how we can classify the cells. ठीक है. देन गिव एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. यू बेटर नो, बहुत अच्छे से पता है आप सबको. अगर आपने पिछला लेक्चर सुना है तो, नहीं सुना है तो एक बार सुन लीजिए प्लीज़. वो बेसिक लेक्चर होता है, फर्स्ट लेक्चर, तो वो सुन के ही आगे काम करना है. ठीक है. Then you have to name the largest cell, smallest cell with their size, and you have to answer the longest cell also. ठीक है. Then what are the eukaryotic and prokaryotic? This is not there in the book. ये सिर्फ आपका लेक्चर सुन के ही समझ में आएगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस क्या था, या आपको कहीं ना कहीं से सर्च करना पड़ेगा. फाइन. So this was the previous one, and now we are going to start with our next portion of the chapter, that is the parts of the cell. सेल के पार्ट्स क्या होते हैं? दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल. कि एक टिपिकल सेल में ये सारी चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी. ठीक है. जैसे एक टिपिकल सेल में सेल मेम्ब्रेन होगा ही होगा, न्यूक्लियस होगा ही होगा, देन साइटोप्लाज्म होगा ही होगा. अब न्यूक्लियस भी समझ में आ जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए थोड़ी सी नई हैं, आपको नए वर्ड्स लग रहे हैं. तो अभी हम समझ रहे हैं कि क्या क्या होता है. फर्स्टली सी द पार्ट्स ऑफ द सेल. फर्स्टली सेल के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर नहीं होती है, इससे बाहर की दीवार होती है. देन उसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसमें बाकी सारे ऑर्गन्स घूमते रहते हैं, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. देन एक न्यूक्लियस होता है, जैसे आपकी बॉडी में आपका ब्रेन वर्क करता है, ब्रेन सारी आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, लाइकवाइज न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की जो बाउंड्री है, दैट इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. देन न्यूक्लियोप्लाज्म, देन क्रोमेटिन एंड देन क्रोमोसोम्स. ठीक है. इन सब का मीनिंग अभी देखो. फर्स्टली वी आर कमिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन. सो टेक आउट योर बुक ऑल्सो. बुक के साथ देखेंगे. दीज ऑल वर्ड्स आर रिटन ओवर देयर इन द बुक, पेज नंबर 6. सो इसको अंडरलाइन भी कीजिए, एंड अंडरलाइन करके इसके इंटरनल्स भी आप साथ के साथ फ्रेम कर लीजिए, बिकॉज बहुत थोड़ा थोड़ा रोज़ कर रहे हैं. एंड प्लीज़ डू इट वेरी सीरियसली. फाइन. देन ऑल लिविंग सेल्स आर बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन. सारे लिविंग सेल्स, जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं, उनके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है. उसके बाहर की बाउंड्री कह लो. ठीक है. एक बाउंड्री होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. ठीक है जी. देन इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी कुछ है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. अब एक वर्ड इसमें आ रहा है, प्लाज्म. प्लाज्म मीन्स लिक्विड. ठीक है जी. ब्लड में भी प्लाज्मा होता है. उस प्लाज्मा के अंदर रेड ब्लड सेल्स, WBCs, प्लेटलेट्स मिले हुए होते हैं, तो जाके वो लिक्विड बनता है. ठीक है जी. सो इसी तरीके से ये एक तरीके का लिक्विड होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है. उस सारे लिक्विड को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. बट प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में एक फ़र्क है. ठीक है. वो बताती हूँ अभी क्या फ़र्क है. देन जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मींस जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका काम क्या है? अब क्योंकि ये बाउंड्री है, आउटर वॉल है सेल की, तो आउटर वॉल मींस आउटर वॉल पे एक दरवाज़ा भी होता है ना, इसका वो मेम्ब्रेन दरवाज़ा है.
ठीक है। और वो दरवाज़ा किस काम आता है, हम भी देखें कि हमारे लिए हमारे रूम का दरवाज़ा किस काम आता है, जस्ट एन एंट्री एंड एग्ज़िट, ठीक है। बट उसमें ये चीज़ डिफाइंड होती है कि उस सेल को क्या चीज़ चाहिए वही अंदर आएगा, ठीक है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेल। सेल को क्या चीज़ चाहिए वो अंदर आएगी, और सेल का जो वेस्ट मटेरियल अंदर डिपॉजिट हो गया उसको वो बाहर डालेगी, ठीक है जी। सो दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन। सिंपल क्या है, बाउंड्री। और अगर कोई इससे पूछे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, then you will write that it controls the entry and exit of substances according to the need of the cell, ठीक है। then we are going to move forward with the cell wall, fine। अब सेल वॉल सभी के नहीं होती है, सेल वॉल सभी सेल्स में नहीं होती है, तभी हमने ये बेसिक टिपिकल स्ट्रक्चर में सेल वॉल नहीं डाला है। सेल वॉल कुछ एक सेल्स में होती है और एक सेल मेम्ब्रेन के बाहर की एक बाउंड्री होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री को हम बोलते हैं सेल वॉल, फाइन। और ये आपको मिलेगी प्लांट्स में, फंगस में एंड बैक्टीरिया में। प्लांट सभी को याद रह जाता है, फंगस और बैक्टीरिया नहीं याद रहता है। और कई बार क्वेश्चन ही ऐसा आता है, अदर देन प्लांट्स विच ऑर्गेनिजम्स हैव द सेल वॉल। सो इसका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। फंगस एंड बैक्टीरिया, you get cell wall in fungus, bacteria and plant cells. Now we are coming on what is the function of this cell wall. Cell wall का function क्या है? So if we talk about the cell wall, देखो ध्यान से देखो, जो एनिमल्स होते हैं ना वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, उनकी सेल्स जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनकी स्किन भी बहुत सॉफ्ट होती है ना। बट जो प्लांट्स होते हैं उनका देखो आप स्टेम पे देखोगे कितना हार्ड होता है स्ट्रक्चर। लीफ भी हमारी बॉडी के हिसाब से वो कुछ हार्ड होती है, उसको स्ट्रेट रहना होता है, रिजिड रहना होता है। सो उसको ये रिजिडिटी प्रोवाइड कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन तो बहुत सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग डाल दी गई जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। तो वो प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रेट, एक मतलब जिसके सहारे वो बड़े अच्छे से सीधी सीधी खड़ी रहती है, ठीक है। हार्डनेस, थोड़ी सी हार्डनेस जिसको हम कह सकते हैं। देन इट हेल्प्स द सेल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, सेल्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। देखो अब ये जो प्लांट्स हैं दे कैन नॉट मूव टू एनी प्लेस, कि बारिश आ गई तो भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। दे हैव टू गिव द शेड, वैसे भी मूव नहीं कर सकते हैं बेचारे, सॉइल में खड़े हैं अच्छे से, है ना। सो बहुत धूप आ गई तो वो नहीं छुपा सकते, छुपा सकते हैं, छुप नहीं सकते। सो ये जो एनवायरनमेंट में वेरिएशंस आती रहती हैं, कभी गर्मी, कभी एकदम सर्दी, कभी बारिश, कभी ठंड, कभी बहुत तीखी धूप। सो इन सारी वेरिएशंस के अगेंस्ट प्लांट्स भी फिर भी खड़े रहते हैं। वो कैसे खड़े रहते हैं? वो खड़े रहते हैं सेल वॉल की वजह से। इट ऑल्सो, और साथ में एक डेफिनेट शेप, साइज़ जो मिलता है सेल को, वो भी सेल वॉल से मिलता है। सपोर्ट मिलता है जिससे वो सीधा सीधा खड़ा रहता है, ठीक है। इट ऑल्सो गिव्स अ डेफिनेट शेप, साइज एंड सपोर्ट टू द सेल। सो दिस इज़ द सेल वॉल। नाउ आई एम कमिंग टू साइटोप्लाज्म। देखो ध्यान से, मैंने अभी आपको सेल मेम्ब्रेन में बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल में जितना भी कुछ है दैट इज़ द प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ भी है दैट इज़ द प्रोटोप्लाज्म, दैट इज़ द टाइप ऑफ लिक्विड, फाइन। नाउ व्हाट इज़ दिस साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज़ अदर देन न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस भी तो सेल के अंदर है ना। सो मीन्स प्रोटोप्लाज्म इज़ न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, फाइन। तो जो साइटोप्लाज्म है ये प्रोटोप्लाज्म का एक पोर्शन है, एक पार्ट है जो सेल मेम्ब्रेन के तो अंदर है लेकिन न्यूक्लियस के बाहर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर है। सो न्यूक्लियस को छोड़ के जितना भी सब कुछ है दैट कम्स इन साइटोप्लाज्म, फाइन।
सो साइटोप्लाज्म का अब हम फंक्शन बात करते हैं। भैया साइटोप्लाज्म का काम क्या है? साइटोप्लाज्म का काम यह है कि जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो इस लिक्विड के अंदर हो रही हैं। सो जैसे हम अपनी धरती पे खेलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, जंप कर रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ द ग्राउंड फॉर अस। ठीक है, अगर ये ग्राउंड ना हो तो, है ना। सो इसी तरीके से सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो सारे इसी लिक्विड में घूमते रहते हैं एंड वी कॉल दिस लिक्विड एज साइटोप्लाज्म। ठीक है जी। एंड इट एक्ट्स एज अ ग्राउंड सब्सटेंस फॉर ऑल सेल एक्टिविटीज़। जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सेल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन सब के लिए एक ग्राउंड का काम करता है। ठीक है, किसका बना होता है? जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपके दिमाग में आते हैं वो सब लिख दीजिए आप। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और बहुत सारा पानी। लिक्विड है तो पानी तो होगा ही। फाइन। देन अब ये क्या है कि ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारे कंपोनेंट्स इकट्ठे मिलकर हमारे प्रोटोप्लाज्म में एक लिविंग नेचर डालते हैं जिसको हम कहते हैं लाइफ। ठीक है, दैट्स देयर इन द साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। फाइन। सो दिस वाज द साइटोप्लाज्म। अगेन प्रोटोप्लाज्म का एक पार्ट है न्यूक्लियस के बाहर वाला और सेल मेम्ब्रेन बाहर वाली बाउंड्री के अंदर वाला। ठीक है जी। देन we are coming on the most important part, that is the nucleus. So it is the most important part of the cell. सबसे important part जो होता है वो सेल का, वो क्या है? न्यूक्लियस। जनरली ये कहाँ लाई करता है? सेंटर में। बट कुछ केसेस में जब ये डिवाइड होने वाला होता है स्पेशली, तो ये साइड पे आ जाता है, क्योंकि साइड से कुछ सेल्स तो बीच में से डिवाइड करते हैं, लेकिन कुछ सेल्स साइड में बड बनाते हैं, तो वो आधा न्यूक्लियस उस बड में चला जाता है और आधा न्यूक्लियस अंदर रह जाता है। तो somehow in some condition they can come to peripheral positions also. Peripheral means near the boundary. Fine. Then it controls all the activities of the cell. Cell की सारी activities को control करता है, like that there in our brain. Fine. Then nucleus जो है एक बहुत ज़्यादा डेंस स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा कुछ भरा हुआ है इसके अंदर। तो भरा हुआ है तो इसके लिए एक अलग से बाउंड्री होगी, है ना। सो इसकी जो बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? किसकी मेम्ब्रेन? न्यूक्लियस की। दैट्स व्हाई वी कॉल इट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फाइन जी। द न्यूक्लियस इज़ अ डेंस स्ट्रक्चर बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन, जिसको किसने बांध रखा है? एक मेम्ब्रेन ने, एक बाउंड्री ने। Membrane means boundary and we call that membrane as nuclear membrane. Then and जो लिक्विड, जो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट जो न्यूक्लियस के अंदर है, जो लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर है, जो न्यूक्लियस के अंदर के समान का ग्राउंड सब्सटेंस है, उस न्यूक्लियस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। फाइन। इट हैज़, अच्छा अब इसके अंदर है क्या? ये किससे भरा हुआ है? अभी हम बात करें भरा हुआ है। भरा हुआ किससे भरा हुआ है? ये धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन कहते हैं। DNA इज़ प्रेजेंट हेयर। क्रोमेटिन व्हेन द सेल इज़ रेडी टू डिवाइड। अब ये जो धागे धागे वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागे धागे से लगते हैं हमें, जब ये डिवाइड होने लगता है न्यूक्लियस, तो ये जो क्रोमेटिन होते हैं ये इकट्ठे होने लग जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और मोटे मोटे थ्रेड्स बना देते हैं एक्स लाइक स्ट्रक्चर में। एक्स जैसे अल्फ़ाबेट एक्स होता है, उस स्ट्रक्चर में ये कंबाइन हो जाते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ये क्रोमेटिन से थोड़े से थिकर होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है, और एक्स फॉर्म में होते हैं। So they are called chromosomes. Now what is the importance of chromosomes? Why these chromosomes are being used? तो क्रोमोसोम्स क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना, जैसे आपको किसी ने कहा होगा कि तेरी आवाज़ बिल्कुल दादी जैसी है, या तुम्हारी जो बोलने का स्टाइल है वो बिल्कुल पापा जैसा है, तुम्हारी स्किन बिल्कुल मम्मा जैसी है, या आईज़ बिल्कुल मम्मा जैसी हैं।
है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये होते हैं जीन्स, जो मम्मा पापा से, दादा दादी से मम्मा पापा के अंदर, मम्मा पापा से हमारे अंदर आते हैं। सो ये जो जीन्स हैं ये कौन कैरी करता है, ये क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं। क्रोमोसोम्स के बाद हमारी आँखों की इन्फॉर्मेशन, हमारी स्किन की इन्फॉर्मेशन, हमारे दांतों की इन्फॉर्मेशन, हमारे हर सेल की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी। सो therefore we will say that what is the function of cell chromosomes, that they are responsible for inheriting the characters या genes from one generation to another generation. I hope that you understood this. बेटा ये अगर आपको समझ में आ गया सेल का स्ट्रक्चर, तो आप बाकी सारी चीज़ें बहुत इजीली समझ जाओगे। सो इसको एक बार ना समझ में आए, वीडियो को 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, बट दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू फॉर मूविंग फॉरवर्ड इन द चैप्टर। फाइन। सो आपको ये याद होना चाहिए। इन 1 or 2 days I am going to take your objective type test. So get ready for this, and objective type test will be from every line of the book. Mind you, every line of the book. So be serious, as you are the students of 8th class now. Thank you very much, and your homework is to take out the internals from page number 6 and 7. Thank you.